नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एपिडा के द्वारा वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कृषि निर्यातकों के लिए वाणिज्य उत्सव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के अंतर्गत रुद्राक्ष में कृषि निर्यात विकास, खाद्य उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अन्य निर्यातक सम्मेलन आयोजित किया गया। एपिडा द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निर्यातक सम्मेलन में कृषि निर्यात संबंधित जानकारी तथा अवसरों को अधिकतम किसानों तक एक ही बारों में प्रसारित करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। कार्यक्रम में लगभग 700 किसान, एफपीओ निर्यातक, कृषि व्यवसाय, निर्यातक संघ, उद्योगपति, कारीगर, अन्य हितधारक वाराणसी और मिर्जापुर मंडल ने भाग लिया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सत्रों के वोकल के नारे पर केंद्रित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से पूरे भारत और आसपास के जिलों से लगभग 5000 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, विशिष्ट अतिथि यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल तथा एपिडा चेयरमैन डॉक्टर एम अंग मुथु, इकोनॉमिक कमिश्नर नोएडा विपिन मेनन, डॉक्टर सुधांशु सिंह, जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा आदि लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। कपड़ा है, हस्तशिल्प है, कालीन है, इन सब वस्तुओं पे हमें थोड़ा ध्यान देके ये देखना चाहिए कि हम लोग कैसे निर्यात को वाणिज्य से जोड़ने की बात हुई थी। निश्चित रूप से एपिडा को पुनः मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि प्रथम बार इस तरह से बहुत ही स्पष्ट संदेश किसानों को गया कि केवल खेती से ही बात नहीं बनेगी जब तक कि हमारा कृषक उद्यमी कृषक नहीं होगा। Officers from customs, plant quarantine and ये इनकम कैसे हम बढ़ा सकते हैं? ये इनकम बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रूप होगा निर्यात। सो किसान का हम निर्यात रूप में देखने के लिए 2 साल इधर वाराणसी में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट का पल अभी स्लोली स्टार्टेड, छोटा मोटा आ रहा है अभी। सो देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने नारा दिया था और एक टाइम भूखे रहने के बाद कहा था, देश के अंदर आज की मेहनत होगा। आज मेरे पास इतना अनाज हो रहा है कि हम उसको 8 महीने से 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं फ्री। मेरा अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आप सबने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुना। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। यह हमारा मूल मंत्र है और इस आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हम क्या कर सकते हैं, आज ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। इस वाणिज्य उत्सव के माध्यम से हमारे मंत्रालय ने, देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ये प्रयास किया है कि पूरे देश के एक जिले में संयुक्त रूप से इस आयोजन के माध्यम से जो हमारे निर्यात का परिदृश्य है उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार मंथन करें। इस श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि भारत का निर्यात वर्ष 2021-22 में $400 बिलियन पहुंचना चाहिए। हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सारी योग्यताएं मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, $400 बिलियन का लक्ष्य निर्यात का हमने इस वर्ष के लिए रखा है और आज से ठीक 6 वर्ष के उपरांत 2027-28 में इस $400 बिलियन को बढ़ाकर हमने $2 ट्रिलियन तक लेकर जाना
वाणिज्य उत्सव के अंतर्गत आज वाराणसी में जो एक बड़ा लक्ष्य हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दिया है कि इस वर्ष हमारे निर्यात को $400 बिलियन तक पहुंचाना है। उसमें हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की भूमिका क्या हो और जो भी हमारी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन हमारे $400 बिलियन का जो टारगेट है उसमें कम से कम 48 बिलियन का हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, इसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर आज दिया गया। मैडम कितने जिलों से लोग आए हैं यहाँ? यहाँ पर आज प्रत्यक्ष रूप से भी लोग आए हैं और वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं। लगभग 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पूर्वांचल के कई जिलों से कृषि विज्ञान केंद्रों के लोग, किसान, FPOs, हमारे एक्सपोर्टर्स, कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या है दोगुना हो जाए, इसके लिए अलग अलग प्रकार से, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे उनका सीड हो, चाहे भूमि का परीक्षण हो, और इनके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आज वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोग किसानों के बीच में आकर के उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपका कैसे उत्पादन अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो तो मार्केटिंग कैसे हो, मार्केटिंग हो तो पूंजी कौन देगा, पूंजी साथ साथ आप कैसे निर्यात करेंगे, सीधे किसान अपने उत्पादन को निर्यात कर सकता है, ये शुरू किया गया है। जो निर्यात करेगा तो कहाँ उसकी पैकेजिंग होगी, ये 5-7 प्लानिंग किया गया है। आप देख रहे हैं कि जो किसानों की जिज्ञासा थी, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बनारस का किसान, चाहे लंगड़ा आम हो, चाहे सब्जी हो, चाहे यहाँ की अन्य चीज़ें हो, उसको सीधे विदेश भेजेंगे। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हैं पीएनयू क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक वर्मा। अशोक जी, पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। आपका क्या अगला इस कदम होगा पीएनयू क्लब को आगे बढ़ाने में? पता है कि ये काशी नीरज का बनाया हुआ लगभग 95 वर्ष पुराना क्लब है। 5 साल बाद ये हेरिटेज क्लब हो जाएगा। और ये क्लब जहां एक तरफ क्लब के सदस्यों के लिए मनोरंजन, खेल कार्यक्रम का आयोजन करता है समय समय पे, वहीं अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तरह तरह के इस टाइप के, जैसे भी कोरोना काल में हम लोग ने यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किए। तो एक सोशल वर्क भी हम लोग अपनी सोशल जिम्मेदारी आगे बढ़ते हुए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए क्लब को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। महाराज जी ने जिस सोच के साथ इस क्लब की स्थापना की, उस सोच को पूरा करेंगे। और हम लोग की एक टीम है, पूरा क्लब 1100 मेंबर हैं। हम लोग मिल के एकजुटता के साथ क्लब के लिए काम करेंगे, क्लब के सदस्यों के हित में काम करेंगे और काशी वासियों के हित में काम करेंगे। अशोक जी, आप जैसा बता रहे 1100 सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी पहली बार आपके खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं आया। ये आपका वर्चस्व है, दबंगई है या कुछ और है? ये मेंबरों का भरोसा है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार पीएनयू में हुआ है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पीएनयू में पहले भी कई बार ऐसे हुआ, बीच में कुछ असामाजिक तत्व किसी तरीके से घुस गए थे, जिससे पीएनयू की काफ़ी छवि खराब हुई। लेकिन उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ को क्लब ने दिखा दिया, कुछ को कानून ने, नियंत्रण न्यायालय ने दिखा दिया। तो अब ये बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल हो गया है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये क्लब मेंबर वासियों का भरोसा है कि 9वीं बार हमारी टीम लगातार जीत रही है, जिसमें कई इलेक्शन सहायक निबंधक ने करवाए, कई इलेक्शन हम लोग ने खुद करवाए और इस बार निर्विरोध निर्वाचित हुई है। ये मेंबरों का भरोसा और प्यार है जो हम लोग को लगे। आपने अब तक निष्कासित किया पिछले 10 वर्षों में? पिछले 10 वर्षों में हमने करीब 10 या 11 लोगों को निष्कासित किया। वो भी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो क्लब की प्रबंध समिति ने समय समय पे, अलग अलग प्रबंध समितियों ने क्लब की नियमावली के अनुसार उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी बाहर का रास्ता नहीं, ऐसी हमारी कोई मंशा भी नहीं है, ऐसे कुछ लोग भी नहीं है। लेकिन अनुशासन ही किसी भी संस्था को, देश को, किसी भी को महान बनाता है। अनुशासन हमारा प्राथमिकता है। जो अनुशासन तोड़ेगा, एक क्लब की गरिमा के खिलाफ काम करेगा, निसंदेह वो बाहर जाएगा। मेरा नाम विनय सिंह है, मैनेजिंग कमेटी में मेंबर हूं। जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या आप लोग दबंगई से यहाँ पे है, तो
तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ हैं पीएनयू क्लब के सचिव विकास दुबे। विकास जी, आपका जो कार्यकाल होगा इसमें किस तरह का माहौल आप क्लब में बनाएंगे? क्लब में एक पारिवारिक माहौल बनाने की हमारी पूरी मंशा है। हम पूरी टीम के सहयोग से इस क्लब में एक पारिवारिक माहौल बनाएंगे और क्लब की डिसिप्लिन, क्लब का आय व्यय और इस चीज़ में पारदर्शिता लाएंगे। क्लब के आप सम्मानित सदस्य, बहुत पुराने सदस्य हैं और इस बार बोर्ड के मेंबर भी हैं, 3 बार के आप अध्यक्ष भी हैं। अपने कार्यकाल से लेकर अब तक आपने बहुत उतार चढ़ाव क्लब में देखा है। इस माहौल को पूरा पारिवारिक बनाने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्रभु नारायण सिंह यूनियन क्लब इसका नाम है, जो महाराज बनारस के द्वारा स्थापित किया गया है। हम लोग का मूल उद्देश्य जो काशी नरेश ने इसकी स्थापना को लेकर की थी, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारी जो भी टीम आती है, हमारे सभी साथी मिलजुल के हम लोग कार्य करते हैं और एक पारिवारिक माहौल बनाने के लिए, जिससे कि लोग आएँ, अपने परिवार के साथ आनंद करें और समाज की सेवा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको भी हम लोग बढ़ चढ़ के चालू करते हैं। अभी 2 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने एक प्रोग्राम बनाया है स्वच्छता का, वो भी हम लोग अभी करेंगे और लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम इस वर्ष में हम लोग जरूर करेंगे। अगले 2 वर्षों से कोरोना के कारण हम लोग बहुत कार्यक्रम नहीं कर पाए। हम लोग बाबा विश्वनाथ से मनाते हैं कि कोई तीसरी लहर ना आए, जिससे लोगों का व्यवसाय अच्छे से चले और हम लोग परिवार को यहाँ बुला के उनको अच्छा वातावरण दें, जिससे अच्छे कार्यक्रम करके हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने की व्यवस्था कर सकें। जी, आप रियल एस्टेट कारोबारी हैं, 2022 में फिर चुनाव होने जा रहा है। सूबे की योगी सरकार से व्यापारी बहुत परेशान है। रियल एस्टेट कारोबार तो कहीं न कहीं इतना गर्त में चला गया है कि आप लोग को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाली सरकार योगी की होगी या कोई और होगी, और सरकार से आप अपेक्षा क्या रखते हैं? सरकार से हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री ने अपना संभाला है तब से लगातार कोई न कोई समस्याएं आती रहीं। लगातार 2 साल से कोरोना का काल रहा, फिर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे से कार्य किया और काफ़ी तत्परता से इस आई विभीषिका को संभाला। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या है इस समय, हमारे रियल एस्टेट उद्योग में समस्या है, हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों को भी समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग भी सहयोग करें, जिससे हम लोग लड़ के इस विषम परिस्थिति से निकल सकें और हम लोग अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी काशी को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा दें जिसका प्रधानमंत्री विजन देखते हैं। 2022 में भाजपा की लड़ाई किस दल से रहेगी? भाजपा की लड़ाई मुख्यतः और दलें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुत सारे दल हैं, सबकी लड़ाई की रही। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती है। नहीं, सीधी लड़ाई किससे होगी? सीधे लड़ाई जहां तक लगता है, अनुमान है, समाजवादी पार्टी ही इनके सीधे लड़ाई में रहेगी। बनारस की 8 सीट पर किसका कब्जा होगा? देखिए, बनारस से शुरू से ही रहा है, बनारस हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार अगले चुनाव में हुआ, इस बार भी भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और 8 सीटें मिलेंगी। पूरी उम्मीद करते हैं कि 8 सीटें भाजपा को मिलेंगी। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।